अच्छा सॉरी आकांक्षा, आप उतार दीजिए सारे मास्क निकाल लीजिए, वो आप बोलने लगाते रहेंगे, आप पूरा एक्सप्रेशन देख पाएंगे आपका। आपको कोई दिक्कत नहीं? कहाँ से हैं आप? मैं कवर गुरुद्वारा बुरहान। हाँ कबीर धाम से। अच्छा अच्छा, और आपकी शिक्षा दीक्षा? मेरी 12वीं तक की पूरी शिक्षा मेरे गाँव से ही हुई है, कोडाबड़ा से। उसके बाद मैंने बिलासपुर से कॉलेज किया है। अच्छा अच्छा, आपका ये बायोलॉजी से है कि हिंदी साहित्य? हिंदी साहित्य का भी रिजल्ट नहीं आया है? हिंदी साहित्य का भी रिजल्ट नहीं आया है? नहीं, अभी मेरा नहीं आया है, अभी मैंने एग्जाम दिया। सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सुनने में दिक्कत होती है, मैं हिंदी में लिखा हूँ, तो आप थोड़ा पास आ जाइए। अच्छा, क्या कर सकते हैं? मैं रीडिंग करती हूँ, तो आप बिना मेरा पूछेंगे तो मैं बता पाऊँगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये आप रेड क्रॉस से भी जुड़ी हुई हैं? हाँ। क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, लिप रीडिंग करके बता पाएंगी ना? देवी शक्ति के बारे में सुना है? देवी शक्ति, हाँ, देवी शक्ति एक बचाव अभियान था मैम, जो अभी अफगानिस्तान के लोगों को बचाकर जब सुरक्षा दल लाया था। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, अभी ओलंपिक हुआ, ओलंपिक है ना, आपने देखा? देखा नहीं। देखा, ठीक है, उसके बारे में सुना होगा। कितने पदक भारत ने जीते उसमें? मैम जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ, 4 पदक मुझे याद आ रहे हैं। कौन कौन से 4? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, और मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और रवि दाहिया, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आप एक कोई विकलांग रहे हैं छत्तीसगढ़ से जिन्होंने अभी चोटी फतह की है? कोई विकलांग हैं छत्तीसगढ़ से? हाँ। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक चोटी फतह की है, कौन थे? चित्रसेन साहू थे मैम। कहाँ की चोटी इन्होंने फतह की है? उन्होंने यूरोप की माउंट एल्ब्रूस चोटी जो थी वो फतह की। ये किस पर्वत श्रृंखला पर है? जो आपने चोटी बताया वो किस पर्वत श्रृंखला पे है? सॉरी मैम। ओके, अभी कोरोना बहुत चल रहा है ना, उसके वैक्सीन है ना, कोई 4 वैक्सीन बताइए जो कोरोना के लिए यूज़फुल है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, मॉडर्ना। ओके, ठीक है सर। आध्यात्म का क्या अर्थ है मैडम? आध्यात्म का क्या अर्थ है? आध्यात्म स्वयं की खोज है। ये बंधे हुए नियमों से अलग स्वयं साक्षी दृष्टा होकर मानवीय चेतना की उच्चतम तल को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। रेड क्रॉस में आपकी क्या उपलब्धियां या योगदान रहा है? सर रेड क्रॉस महाविद्यालय में मैंने रेड क्रॉस को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था सर, क्योंकि जो ब्लड बैंक में जब हम ब्लड डोनेशन करते थे तो काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता था, क्योंकि एक टाइम के बाद ब्लड खराब हो जाता था। तो हमने प्यारे ग्रुप एक प्रयास नाम की संस्था थी सर, वहाँ जिनके कॉलेज के जो छात्र थे उन डॉक्टरों द्वारा बनाया गया था। तो जब भी इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने अपने कॉलेज के ग्रुप से लगातार वो उपलब्धता बनाए रखी, और हमने वॉलेंटियर सर्विस बहुत किया जाता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख योजना? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर शहरी स्लम योजना जो चली है सर, कि स्लम क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और मैं भी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना जो 50,000 तक का बीमा प्रदान करती है, 50,000 तक का बीमा प्रदान करती है। किन किन मैडम आपने लिखा है हिंदी उपन्यास पढ़ना आपकी अभिरुचियों में से है, किन लेखकों के उपन्यास पढ़ती हैं?
मैं प्रेमचंद और धर्मवीर भारती और समकालीन जो लेखक भी रहे हैं हमारे उनके उपन्यास के पढ़ने से क्या हम सीखते हैं, समझते हैं? सर उपन्यास पढ़ने से हम तो संवेदनशील होना सीखते हैं और उपन्यास में अक्सर दोनों पक्षों को बराबर रूप से दर्शाया जाता है, तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो व्यापक होता है और हम परिस्थितियों में जो लोगों का प्रतिक्रिया होता है हम उससे काफ़ी हद तक समझ पाते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास? तो जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ शायद जीरू के कहने। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी? सॉरी सर। चलिए, अभी अफगान संकट चल रहा है, अफगान संकट चल रहा है, ठीक है। तो अफगान संकट, क्या अफगान जो है, अफगानिस्तान जो है संस्था क्या नाम है? तालिबान? नहीं, आपका जो दे भी सकती नहीं, संयुक्त, हाँ, यूएनओ, माफ़ कीजिएगा। क्या अफगानिस्तान यूएनओ का सदस्य है? तो यूएनओ जो है वो अफगानिस्तान जो संकट चल रहा है उसके लिए क्या कर रहा है, उसका हाँ, यूएनओ ने आपात बैठक बुलाई है सर और अभी तक उन्होंने तालिबानियों से अपील की कि वो शांति बनाए रखे और व्यापक अभी उन्होंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया है, बट यूएनओ की बैठक अभी चल रही है। तो मान लीजिए कि वो शांति की अपील की है और उन्होंने शांति की बात नहीं मानी तालिबान जो है, तब यूएनओ क्या करेगा? यूएनओ के पास विकल्प है सर। अगर जन समर्थन व्यापक मिल रहा है तालिबानियों को तो फिर यूएनओ इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी देश की सत्ता है वहाँ की जनता के समर्थन से ही हो पाती है। और जैसा कि वो शरिया कानून की बात करते हैं तो कई इस्लामिक देशों में भी शरिया कानून लागू है, लेकिन अगर जन समर्थन तालिबानियों को अगर जनता नहीं देती है तो यूएनओ के पास पावर है कि वो अपनी सेना भेज के या राष्ट्रों के साथ मिलकर दबाव बनाकर अगर हो सके तो इस युद्ध या फिर वार्ताओं द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन कौन हैं? चीन है, रूस, अमेरिका और भारत भी अस्थायी सदस्य में। अभी अस्थायी सदस्य हैं। क्या कर सकते हैं अफगान संकट में सुरक्षा परिषद? हम कूटनीतिक वार्ताएं कर सकते हैं सर, क्योंकि कोई भी देश जब तक अपनी अर्थव्यवस्था चलाना चाहता है तो वो अपने व्यापार पे और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पे काफ़ी ध्यान देता है, तो हम कूटनीतिक वार्ता कर सकते हैं। और सर हम यूएनओ के माध्यम से बाकी देशों के साथ भी मिलकर उनसे अपील कर सकते हैं कि वो। और सर आम अफगानी जो है भारत से क्या उम्मीद रखता है? आम अफगानी भारत से क्या उम्मीद रखता है? आम अफगानी भारत से उम्मीद रखते हैं क्योंकि भारत हमेशा सर शरणार्थियों के लिए संवेदनशील रहा है, तो अफगानी ये उम्मीद रखते हैं कि अगर उनका प्रवास होता है तो भारत से उन्हें मदद मिले और सर भारत सरकार का जो सहायता है वो उम्मीद रखते हैं कि उन्हें मिल सके। लेकिन वो लोग तो हम पूरा भारत देश को काफिर समझते हैं, काफिर समझते हैं। काफिर मतलब जो उनके धर्म को नहीं मानता है, हम क्यों शरण दें उनको? सर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग इसे भारत देश को काफ़ी समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सर उन्हें खुद भी वहाँ को छोड़कर ना आना पड़ता। और ये हो सकता है कि कुछ वर्गों में ऐसी हो, लेकिन हमें मानव मूल्यों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ना कि ये सोच कर कि वो हमें क्या समझते हैं। लेकिन इतने सारे लगभग 54 देश हैं जो उस धर्म के मानने वाले हैं, वहाँ वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर जहाँ तक कि अब तक भारत की जो प्रवृत्ति देखी गई है शरणार्थियों को लेकर, तो भारत काफ़ी संवेदनशील और सहयोगी रवैया अपनाता है, तो वो शायद भारत में खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम हमको भी भोगना पड़ा है। रोहिंग्या सुने होंगे, भारत को सर
हाँ, इसका जो ये इसी जो शरणार्थी नीति है हमारी, उसी के कारण आप देखे होंगे कि तालिबान हमारा प्लेन हाईजैक करके ले गया था। और जो रोहिंग्या लोग आए थे, वो लोग आज हम सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है हमारे लिए, तो हम क्यों शरण दें इनको। और मैडम, हम अपने लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम बाहरी देश के लोगों, शरणार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या ये हमारे देश की व्यवस्था पर बोझ नहीं हो जाएंगे? सर, जैसा कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है और अपने देश को उन्होंने काफ़ी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा उन्होंने दी है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत अपने देश के लिए पर्याप्त रूप से कर पा रहा है। और जहाँ तक भारत की क्षमताओं की बात है सर, कि हम कर सकते हैं। और सर चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है चीनी अर्थव्यवस्था से कैसे compete करें मतलब उसका व्यापार जो है वो हमसे अच्छे से व्यापार कर ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। या कम से कम हम अपने ही देश को ही चीनी सामान से बचा सकें, तो क्या कर सकते हैं? और छोटे लेवल से बताइएगा, ग्रास रूट लेवल से बताइएगा कि हम चीनी अर्थव्यवस्था से कैसे निपटें। सर, चीनी अर्थव्यवस्था की खासियत रही है कि उन्होंने जो अपडेटेड चीज़ें हैं उन्होंने काफ़ी बनाया है। तो लोकल लेवल पे सर हम ट्राई कर सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल की चीज़ें हैं या फिर जो भी जनरल यूज होने वाली चीज़ें, कि हम देखें जो चीनी सामान होते हैं अधिकतर बच्चों के खिलौने भी होते हैं और सजावट की वस्तु में अधिकतर चीनी सामानों का ही उपयोग किया जाता है। तो हम भारत में भी सर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कम से कम इन चीज़ों का व्यापार हम चीन से ना करके भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें। और सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की चीनी कंपनियां बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, तो हम अपने देश में भी इन चीज़ों को बढ़ावा देकर उनसे कॉम्पिटिट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को आप किस रूप में बढ़ता हुआ दिखना चाहते हैं? सर, छत्तीसगढ़ में मैं चाहूँगी कि जो जनजातियों की स्थिति थी उसमें सुधार आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो झेल रहा है वो वही वर्ग है। तो सर, मैं चाहूँगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं उन तक पहुँचे। और छत्तीसगढ़ के जो खनिजों का जो दोहन तो हो रहा है सर, पर जो उद्योग जो हैं वो यहाँ पे अच्छे से नहीं लग पा रहे हैं, तो जितना है वो उतने अच्छे नहीं हैं सर। तो मैं चाहूँगी कि उद्योग में और पिछड़े तबके लोगों तक शासन की सुविधाएँ पहुँचे और उन्हें लाभ मिले। अच्छा। कवर्धा जिले की प्रमुख समस्या क्या है? सर, मैं रिपीटिंग नहीं कर पा रही। कवर्धा जिले की प्रमुख समस्या क्या है? कवर्धा जिले की प्रमुख समस्या बाल विवाह है सर, क्योंकि अभी भी मैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मैंने काफ़ी हद तक ये देखा है। और सर, उस जिले में शिक्षा का जो स्तर है सर, साक्षर लोग तो हैं, पर शिक्षा के स्तर में जो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए वो उस जिले में नहीं है सर, क्योंकि शिक्षकों की अनुपलब्धता काफ़ी है। तो शिक्षा की समस्या और बाल विवाह। कवर्धा जिला निकटवर्ती किन किन जिलों से घिरा हुआ है? सर, मैं लिख रही हूँ। कवर्धा जिला के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? कबीरधाम, मुंगेली और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? डिंडौरी। और मुझे डिंडौरी है। महाराष्ट्र। ठीक। चिल्फी घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? चिल्फी घाटी। अच्छा, किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा समाचार पत्रों से। जी सर। किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है आंदोलनकारियों द्वारा? कृषि कानूनों का। कौन से कानून? सर, कृषि कानून का, कि सरकार ने जो कृषि बिल लाया है तो उसमें एमएसपी को ख़त्म किया है उन्होंने। और एमएसपी को ख़त्म कहाँ किया है? पूरी तरह ख़त्म नहीं किया सर, पर उन्होंने कहा है कि वो अपनी उपज मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं और मूल्य एक निर्धारण सही तरीके से वही उन्हें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सर, यही मुख्य वजह है। जातिगत जनगणना से आप सहमत हैं? होनी चाहिए? सर, जातिगत जनगणना के अगर जो उद्देश्य हैं वो अगर इसलिए हो कि हम वास्तविक बीपीएल एपीएल श्रेणियों की पहचान कर सकें या उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अगर करें तो सही है सर, बट ये जातिवादी राजनीति में परिवर्तित हो जाए तो फिर ये जनगणना सही नहीं होगी। अच्छा,
चावल जो है 1 रुपये किलो दिया जा रहा है लगभग 50 लाख परिवारों को। क्या इतने सस्ते दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने से कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है समाज में? जहाँ तक मुझे लगता है सर कि इसके नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ते, क्योंकि सर खाद्यान्न सुरक्षा किसी भी जनता की पहली आवश्यकता होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सर, लोगों को आसानी से खाने को मिल जाएगा तो वो काम पे नहीं जाएंगे। कुछ अन्य आवश्यकताएं भी इतनी अधिक हैं कि सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर कि खाना मिलने के बाद वो काम पे ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी आवश्यकताएं हमारों की जो खाद्यान्न के आगे भी आती हैं, तो इससे उनके काम करने की लालसा प्रभावित हो। अच्छा, कृषकों की ऋण माफ़ी को आप उचित मानती हैं पूरी तरीके से? सभी कृषकों की ऋण माफ़ी, सभी कृषकों की जो ऋण माफ़ी की गई वो क्या 100% सही नीति थी? कर्ज माफ़ी के दो पहलू हो सकते हैं मेरे विचार में, कि कर्ज माफ़ी अगर हम बार बार कर रहे हैं तो एक प्रवृत्ति उनमें ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन अगर कृषकों की स्थिति सचमुच दयनीय है तो कर्ज माफ़ी उचित है सर, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि कर्ज के बोझ से काफ़ी आत्महत्याएं किसानों ने की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्ज माफ़ी सही है सर। तो सभी का करना चाहिए, कर्ज माफ़ी सभी की करनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट चाहे तो सर एक उनकी परिस्थितियों पर या उनके आय को देख सकती है, बट मुझे लगता है कि प्रमुख जो वरीयता है वो गरीब कृषकों को दी जानी चाहिए। कुछ जड़ी बूटियों, आप वनस्पति विज्ञान से आपका ग्रेजुएशन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले कुछ जड़ी बूटियों का नाम बताइए। क्योंकि हर्बल स्टेट है छत्तीसगढ़। अश्वगंधा और तुरंत कोई बात नहीं, चलिए ठीक, थैंक यू। थैंक यू।